आप लोगों को आवाज़, स्क्रीन और कैमरा क्लियर है? चलिए जी, आगे चलते हैं। लास्ट हमने डिस्कस किया था एंड दैट वाज कि टैक्स ईयर क्या होता है। हमने उसको डिस्कस किया था। टैक्स ईयर क्या है, किसे कहते हैं, वो हो गया था हमारा। टैक्स ईयर की टाइप्स जो है हमने वो भी डिस्कस कर ली थी। हमने टैक्स ईयर चेंज करने का जो प्रोसेस था हमने वो भी डिस्कस कर लिया। सारा कुछ हमारा हो चुका था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम ये सारा कुछ कैलकुलेट कर किसके लिए रहे हैं, लाइक ये इनकम जो है हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ये टैक्स जो है हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जवाब है कि ये सारी कैलकुलेशन हम किसके लिए कर रहे हैं, हम पर्सन के लिए कर रहे होते हैं। किसके लिए कर रहे हैं, पर्सन के लिए कर रहे हैं। तो टैक्स में पर्सन जो है वो भी एक्सप्लेन्ड है कि पर्सन किसे कहते हैं। अगर आप टैक्स नहीं पढ़ रहे ना तो फिर तो आप अगर आप लेमैन लैंग्वेज में हैं तो आप कहेंगे जी इंसान जो है, हम इंसान को क्या कहते हैं, हम इंसान को पर्सन जो है वो कह रहे होते हैं। लेकिन अगर आप टैक्स के टर्म्स में आए, आप लॉ के टर्म्स में आए, आप लीगल टर्म्स में आए, लीगल टर्म्स पे सिर्फ पर्सन इंसान नहीं होता, बल्कि पर्सन एक्सप्लेन किया जाता है कि पर्सन में क्या कुछ शामिल है। इंडिविजुअल पर्सन में क्या कुछ शामिल है, दैट इज एओपी। पर्सन में क्या कुछ शामिल है, दैट इज कंपनी। और गवर्नमेंट। इन सब को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, हम पर्सन कह रहे होते हैं। इन सब को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, हम इन सब को कलेक्टिवली पर्सन कह रहे हैं। हम टैक्स पढ़ रहे हैं, टैक्स में कहीं पे भी पर्सन का वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो उससे मुराद इंडिविजुअल, उससे मुराद एओपी, उससे मुराद कंपनी, उससे मुराद गवर्नमेंट है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो भाई ये शख्स है, मतलब जो ही है या शी है, हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी बात जो है कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में भाई हमारे पास कौन कौन सी आती है। गवर्नमेंट में हमारे पास जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी आती है। गवर्नमेंट में हमारे पास जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत होती है वो भी आ रही होती है। गवर्नमेंट में हमारे पास जो लोकल गवर्नमेंट है, जो शहरी हुकूमतें होती हैं वो भी इसमें आएंगी। या अगर हम बात करें जो फॉरेन गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी इसका पार्ट बनेंगी। या जो इन फॉरेन गवर्नमेंट्स की पॉलिटिकल सब डिवीज़न होती है, मतलब गैर मुल्की सियासी जमातें वगैरह हो गई, वो भी क्या है हमारे लिए गवर्नमेंट ही कंसिडर होती है। यहाँ जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे आईएमएफ वगैरह हो गया, जैसे सरकारी इदारे हैं जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गया, हम इन सब को क्या कहते हैं, हम इन सब को गवर्नमेंट ही मान रहे होते हैं। तो सर जहाँ पे भी गवर्नमेंट का वर्ड होगा, जहाँ पे भी पर्सन का वर्ड होगा तो पर्सन से मुराद सारा कुछ है। अगर इन्होंने कह दिया कि ये रूल जो है वो पर्सन के बारे में है तो इसमें ये इंडिविजुअल भी शामिल है, इसमें एओपी भी शामिल है, इसमें कंपनी भी शामिल है, इसमें हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी शामिल होगी। हाँ, अगर वो कहता है स्पेसिफिकली कि यार ये रूल जो है वो इंडिविजुअल के लिए है, फिर वो रूल इंडिविजुअल के लिए। अगर वो कहता है कि ये रूल जो है किसी कंपनी के लिए है तो सर वो रूल उस कंपनी के लिए, वो सिर्फ कंपनीज के लिए अप्लाई होगा। अगर वो कहता है ये रूल, ये असूल एओपी के लिए है तो वो सिर्फ एओपी की बात कर रहा है। लेकिन अगर उसने पर्सन लिख दिया, उसने पर्सन कह दिया तो फिर ये एक के लिए नहीं है, फिर ये सब के लिए ही लगेगा। इंडिविजुअल के लिए भी, एओपी के लिए भी, कंपनी के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, हम सब के लिए क्या कर रहे होंगे, इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो क्या आएगा, इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी और गवर्नमेंट जो है वो इसका पार्ट बनती है। अब इसमें हम इंडिविजुअल तो लग गया पता कि इंडिविजुअल किसे कहते हैं। ही या शी जो है
वो बेसिकली क्या है, हमारे लिए इंडिविजुअल है। गवर्नमेंट का भी लग गया पता, भी हमने डिस्कस किया कि फेडरल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, फॉरेन गवर्नमेंट है, ये सारा हमने डिस्कस आउट कर लिया। अब एक डेफिनेशन जो है थी, जो एक पर्सन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उसका नाम है एओपी। उसका नाम है एओपी। एओपी स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब एओपी क्या है? अब एओपी की डेफिनेशन तो आपने याद नहीं करनी, पेपर में तो नहीं पूछेगा डिफाइन एओपी। हाँ, लेकिन एओपी का पता होना चाहिए। एओपी किसे कहते हैं? एओपी इंक्लूड्स अ फर्म, और ये फर्म वो पार्टनरशिप फर्म है जो आप पढ़ के आ चुके होते हैं लॉ में। ए और बी और सी ने मिलके एक कारोबार शुरू कर लिया, इसको वो क्या कहते हैं? फर्म जो है वो कह रहे होते हैं। तो इसमें फर्म शामिल है। इसमें जो आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बिकॉज इनका कल्चर कुछ ऐसा होता है, ये फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस करते हैं। तो अगर ये फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस कर रहे हैं तो ये भी क्या है, आपके लिए फर्म है। अब इसका स्ट्रक्चर होता है, एक इनका कर्ता होता है और एक इनका बाकी धरता होता है। कर्ता होता है इनका लीडर, जो सबसे बड़ा होता है बाबूजी। बाकी सारे बच्चे नवासे पोते वगैरह काम कर रहे होते हैं। कि अगर ये फैमिली ओन बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी क्या होगी, एओपी कंसिडर होगी। उसके अलावा कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है, मतलब कोई भी सरकारी तौर के ऊपर कोई इदारा आपने खड़ा किया है कानूनी तौर के ऊपर, वो भी क्या है, आपकी एओपी कहला रहा होगा। या कोई भी एसोसिएशन, कोई भी इदारा जो आपने अंडर फॉरेन लॉ बनाया है, वो भी आपकी एओपी है। बस इसमें एक चीज नहीं आती, वो है कंपनी। वो क्या है? कंपनी। कंपनी के अलावा सारे इदारे जो है उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है वो मान रहे होंगे। इज दैट क्लियर? इसे रीड कर लें फिर आगे चलते हैं। गवर्नमेंट सेपरेट है, गवर्नमेंट इसमें नहीं आती। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं कंपनी। कंपनी किसे कहते हैं? अब ये डेफिनेशन भी आप अगर क्रैम करने बैठेंगे तो क्रैम तो नहीं कर पाएंगे, आप लोगों से रटा तो लगेगा नहीं। कंपनी क्या होती है, इसको बस आपने ध्यान से सुनना है और इसको आपने 2 से 3 बार जो है वो अच्छी तरह से पढ़ना है कि आपको लगा पता है कंपनी किसे कहते हैं। अब कंपनी वो जो टेक्स्ट में एक्सप्लेन की गई है आपने वो यहाँ पर लेके चलनी है। अब नंबर 1, कंपनी का मतलब क्या है? वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2017, जो आपका पाकिस्तान में कंपनीज का कानून है, जो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक पाकिस्तान में वजूद में आएगी उसको टैक्स वाले कंपनी मानते हैं। या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो स्मॉल कंपनी का इन्होंने कंसेप्ट दिया है वो भी क्या है, आपकी कंपनी कंसिडर हो रहा होता है। उसके अलावा कोई भी बॉडी कॉरपोरेट जो पाकिस्तान में किसी भी कानून के तहत बना है
वो भी आपकी क्या है कंपनी, जैसे वापडा हो गया, लेस्को हो गया, ये आपके बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, ये भी कंपनी है। जो मुदारबा फॉर्म करते हैं ये भी कंपनी होती है आपकी। उसके बाद अब बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, आपको कहीं भी वर्ड लग नजर आए ना इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, कि कोई भी बॉडी जो कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान। मतलब जो फॉरेन कंट्रीज हैं, अगर कोई कंपनी किसी भी फॉरेन कंट्री में एज अ कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है, कोई भी कंपनी किसी भी फॉरेन कंट्री में एज अ कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है, अगर वो पाकिस्तान में आएगी तो पाकिस्तान में भी कंपनी मानी जाएगी। जैसे गूगल, गूगल जो है डेट इज़ LLC, अमेरिका में रजिस्टर्ड है लेकिन पाकिस्तान में आएगी, पाकिस्तान में भी कंपनी मानी जाएगी। अमेज़न कंपनी है, LLC है, तो पाकिस्तान में भी क्या मानी जाएगी, कंपनी मानी जाएगी। तो कोई भी कंपनी जो बाहर भी ऐसा कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है, अगर पाकिस्तान में आएगी, पाकिस्तान में ऑपरेट करेगी, तो हम उसको क्या मानेंगे, हम उसको कंपनी ही कंसिडर कर रहे होंगे। उसके बाद है कोई भी फॉरेन एसोसिएशन, ये वाला पॉइंट ज़रा समझिएगा, ये वाला पॉइंट, कोई भी फॉरेन एसोसिएशन मतलब कोई भी गैर मुल्की इदारा, वेदर इनकॉर्पोरेटेड, चाहे वो पाकिस्तान, चाहे वो एज अ कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है या नहीं, लेकिन जिसको बोर्ड ने, बोर्ड का मतलब है FBR, जिसको बोर्ड ने बाय जनरल ऑर्डर या बाय स्पेसिफिक ऑर्डर कह दिया कि तुम कंपनी हो, वो कंपनी ही कंसिडर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई XYZ एसोसिएट्स है, और XYZ एसोसिएट्स जो है वो यूके में एक क्या कहते हैं पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन XYZ एसोसिएट पाकिस्तान में आते हैं, कारोबार करते हैं। अगर इनको FBR ने कह दिया नहीं कि तुम हमारे लिए कंपनी हो, अगर बोर्ड ने कह दिया, बेशक ये यूके में पार्टनरशिप फर्म ही क्यों ना हो, लेकिन अगर बोर्ड ने कह दिया कि तुम कंपनी हो, इसका मतलब ये क्या होगा, कंपनी कंसिडर हो रहा होगा। उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये भी क्या है, कंपनीज हैं। अब ये तो क्या मतलब है, ये जो सरकारी इदारे होते हैं, जैसे LDA हो गया, जैसे वासा हो गया, जैसे PHA हो गया, हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज हो गई, सरकारी इदारे हैं, ये भी तो ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी जो है ये भी पैसे कमा रहे हैं, तो भाई ये भी क्या होंगी, कंपनीज कंसिडर हो रही होंगी। ठीक है। उसके बाद जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह हो जाती हैं, एग्रीकल्चर की सोसाइटीज़ बनी होती हैं, जो फाइनेंस सोसाइटीज़ जो हैं वो जितनी भी बनी होती हैं, ये भी क्या होंगी, कंपनी कंसिडर हो रही होंगी। इसके अलावा जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जितनी भी हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी क्या होंगी, कंपनी होंगी। उसके अलावा कोई भी ट्रस्ट या कोई भी आपने इस तरह की बॉडी फॉर्म की है अंडर द लॉ, वो भी क्या है, आपकी कंपनी कंसिडर हो रही होती है। तो ये आपकी कंपनी की डेफिनेशन है, आपने इसको बस ध्यान से 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है, इसमें से याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसमें यहाँ पे कंपनी से ज़्यादा ना जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कंपनी के टाइप्स हैं। कंपनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जो कंपनी से ज़्यादा अहम है, वो है कंपनी के टाइप्स। कंपनी के टाइप्स में हमारे पास 2 तरह की कंपनी है। एक है हमारे पास जिन्हें हम कहते हैं प्राइवेट कंपनी, और दूसरी है जिनको हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। कंपनी की टाइप्स के ऊपर हमारा पूरा एक चैप्टर है इनकम टैक्स का, जिसको हम कहते हैं कैपिटल गेन्स, वो बेस कर रहा होता है। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है, वो कंपनी विच इज़
नॉट अ पब्लिक कंपनी, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। वो कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनी कहते हैं। तो सवाल ये है पब्लिक कंपनी क्या है, हमने पब्लिक कंपनी को समझना है। ये हम टैक्स के पर्पस के लिए बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक एक कंपनी है, उसका नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है, आप फौरन से कह देंगे प्राइवेट कंपनी है। लेकिन टैक्स में आपने ये नहीं करना, टैक्स में आपने फौरी तौर के ऊपर जो है वो जवाब नहीं देना। टैक्स में बाकायदा आपके पास रूल्स हैं, उसके मुताबिक आपने फैसला करना है कि ये पब्लिक कंपनी है या नहीं। अब वो कैसे फैसला होगा कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% कम से कम या उससे ज़्यादा शेयर्स अगर आपकी फेडरल गवर्नमेंट के पास है तो वो पब्लिक कंपनी है। जैसे अगर ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है लेकिन अगर इसके 60% शेयर वफाकी हुकूमत के पास है तो भाई बेशक नाम में प्राइवेट लिखा हुआ है, टैक्स पर्पस के लिए क्या कंसिडर होगी, पब्लिक कंपनी कंसिडर होगी। उसके बाद कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, कंपनी बनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड बट उसके 50% शेयर जो है पंजाब गवर्नमेंट के पास है, पब्लिक कंपनी कंसिडर हो रही होगी। उसके अलावा कोई भी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, ये भी क्या है आपके लिए पब्लिक कंपनी है। उसके अलावा रिमेंबर कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स किसके पास है, फॉरेन कंपनी के पास। कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स किसके पास है, फॉरेन कंपनी के पास। लेकिन ये फॉरेन कंपनी जो है अगर 100% ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट है तो फिर ये वाली कंपनी भी क्या कंसिडर होगी, आपकी पब्लिक कंपनी कंसिडर हो रही होगी। ये बड़ा अहम है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी वो होली ओन्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल उसके 98% शेयर जो हैं किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास है तो फिर ये प्राइवेट ही है। इस कंपनी का पब्लिक होने का असूल क्या है कि अगर इसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स किसी भी फॉरेन कंपनी के पास हैं और ये फॉरेन कंपनी 100% किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट की मलकियत है तो हम इसे क्या मानेंगे, हम इसे पब्लिक कंपनी जो है वो कंसिडर कर रहे होंगे। उसके बाद कोई भी ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है आपकी किसके ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। कोई भी ऐसी कंपनी जो किस पे रजिस्टर्ड है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। और ईयर एंड के ऊपर, किसके ऊपर, ईयर एंड। ईयर एंड से मुराद है आपके पास 30 जून। अगर वो 30 जून को भी लिस्टेड रहती है मतलब उसके शेयर्स जो हैं वो ट्रेड हो रहे हैं, हम इसे क्या मानेंगे, हम इसे पब्लिक कंपनी मान रहे होंगे। एक कंपनी जो है पूरा साल लिस्टेड रही, पूरा साल, लेकिन 28 जून को वो डीलिस्ट हो गई। अगर वो 30 जून को लिस्टेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उसको पब्लिक कंपनी नहीं मानेंगे। तो जो कंपनी 30 जून को लिस्टेड होगी हम उसे क्या मानेंगे, हम उसको पब्लिक कंपनी जो है वो मान रहे होंगे। इज दैट क्लियर?
आपके पास ये कुछ इस तरह से इसकी अंग्रेजी आ रही होगी, इसे जल्दी से पढ़ें फिर आगे चलें। यूनिट ट्रस्ट बेसिकली जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, जैसे कंपनी है वो इनवाइट करती है कि आप सारे लोग आएँ, पैसे इन्वेस्ट करें, हम आगे शेयर वगैरह में डाल देंगे, उसे वो ट्रस्ट कहते हैं। और जो उसके हर एक के पास इंडिविजुअल शेयर्स होते हैं, उसको हम यूनिट ट्रस्ट जो है वो कह रहे होते हैं। जैसे अलमिज़ान है, अलमिज़ान ट्रस्ट है, उसके अलावा NBPL का है, नेशनल बैंक का है, बैंक अल्फा का है। हर एक ने अपने म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो बनाए हुए हैं, उसमें आप जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसकी बात हो रही है। ठीक है। उसके बाद है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ आज तक एक ही दफ़ा पास्ट पेपर में आई है, उसके बाद पास्ट पेपर में नहीं आई। ये सिर्फ एक दफ़ा टेस्ट हुई है पास्ट पेपर में। अब डिस्कस करेंगे कि NPO जो है वो किसे कहते हैं, NPO क्या होती है। देखिए, NPO कोई भी पर्सन हो सकता है इंडिविजुअल के अलावा, मतलब इंडिविजुअल जो है वो कभी भी NPO नहीं हो सकती। अब कौन कौन हो सकता है, लाइक AOP जो है वो कोई भी NPO ओपन कर सकते हैं। कंपनी जो है वो भी NPO के तौर के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल है वो कभी भी एज अ NPO के तौर के ऊपर काम नहीं कर सकता। अब जब आप NPO की बात करें तो NPO है क्या, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सवाल ये है कि ये काम क्या करेगी, इसका पर्पस क्या होगा, इसका पर्पस क्या होगा। तो पहला है कि जी इस्टेब्लिश फॉर, इसका मकसद है कि रिलीजियस, एजुकेशनल, चैरिटेबल, वेलफेयर या इस तरह के पर्पस के लिए बनी है, मकसद इसका ये है। फिर फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ एज NPO। कंपनीज एक्ट का मेरे ख्याल से सेक्शन नंबर 41 या 42 है, कंफ्यूज हो रहा हूँ, उस एक्ट के मुताबिक एज आ ये NPO के तौर के ऊपर ही रजिस्टर्ड हुई है। तो आपने एक NPO बना ली कि जी हमने वेलफेयर करनी है, या आपने सोसाइटी बना ली, आपने स्कूल बना लिया, आपने लाइब्रेरी बना ली, और जाके आपने उसको रजिस्टर्ड भी करवा दिया कि भाईजान ये जो है आपका हमने रजिस्टर्ड करा दिया। अब आप चले गए हैं कमिश्नर के पास, बिकॉज आप रजिस्टर्ड हुए एज अ NPO के तौर के ऊपर। अब आप चले गए हैं कमिश्नर के पास, अब जाके आप कमिश्नर से सर्टिफिकेट लेंगे NPO का। अगर वो सर्टिफिकेट दे देगा आपको टैक्स का कमिश्नर, इसका मतलब आप पे टैक्स नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, आप NPO रजिस्टर करवाने के बाद कमिश्नर के पास जाएंगे, उसको अप्लाई करेंगे कि सर ये मेरी NPO रजिस्टर्ड हो गई है,
उसको वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो भी प्रोसीजर होगा आप उसको फुलफिल करेंगे। उसके बाद कमिश्नर जो है वो चेक करने के बाद आप पे कंडीशन लगाएगा। वो कंडीशन ये होगी कि इस एनपीओ का कोई भी एसेट कोई भी इनकम आप अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, या वो जो भी कंडीशंस लगाता है आप अगर फुलफिल कर देंगे तो आपको सर्टिफिकेट जो है इशू हो जाएगा। जब आपको सर्टिफिकेट इशू हो गया तो एफपीआर के रिकॉर्ड में भी आप लोग क्या कंसिडर होंगे, एनपीओ कंसिडर हो रहे होंगे। ये है आपकी एनपीओ की डेफिनेशन। इसको भी एक दफ़ा पढ़ लें फिर आगे चलते हैं। शाबाश। ओ भाई कोई स्क्रीन ब्लर नहीं है, अपने इंटरनेट चेक करें। मेरे पास दूसरे डिवाइस सामने ऑन है और वो नॉर्मल वाईफाई पे होती है, ये तो फिर भी लैन के ऊपर है। अगर वो ब्लर नहीं इसका मतलब मेरे एंड से कोई ब्लर नहीं है, आपके इंटरनेट का मसला ही है। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे ये सवाल जो है ये डिस्कस करते हैं क्या है और क्या नहीं है। अब इस तरह का केस सिनेरियो जो है इस जो हम पढ़ के आए हैं उसमें से इस तरह का सवाल, इस तरह का केस सिनेरियो जो है वो आपको पेपर में मिल रहा होगा। कहते हैं briefly state with reasons whether or not you consider the below mentioned companies to be a public company for tax purpose। तो ये 1 2 3 4 है, बताएं क्या आप इन कंपनीज को पब्लिक कंपनी मानते हैं। देख लेते हैं। कहते हैं पीपीएल इज अ कंपनी, ठीक है, एक कंपनी का नाम जो है वो क्या है, पीपीएल है। इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1994, ठीक है, वो एज अ कंपनी के तौर के ऊपर ही रजिस्टर्ड है। उसके 59% शेयर्स आर हेल्ड बाय बीबीसी लिमिटेड, ओके। इसके 59% शेयर्स जो हैं वो किसके पास हैं, वो बीबीसी लिमिटेड के पास हैं। किसके पास हैं, बीबीसी लिमिटेड के पास। ये जो बीबीसी लिमिटेड है आपकी, दैट इज़ अ फॉरेन कंपनी, ओके, यूके में बनी है। लेकिन इस बीबीसी लिमिटेड के 97% शेयर्स जो है वो यूके गवर्नमेंट के पास हैं। हम अभी पढ़ के आए हैं कि ये जो फॉरेन कंपनी है, इस फॉरेन कंपनी के 100% शेयर्स जो हैं वो किसके पास होने चाहिए, फॉरेन गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, बट इसके 97 है। इसका मतलब ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये पीपीएल जो है वो क्या कंसिडर होगी, प्राइवेट कंपनी कंसिडर होगी। उसके बाद है हमारे पास XYZ लिमिटेड इज अ कंपनी incorporated under companies order 1994 whose shares were traded on the stock exchange from 1st August until 29 June 2021। ऑन डेट इट वॉज गॉट डी लिस्टेड। अब हम पढ़ के आ चुके हुए हैं ईयर एंड।
ईयर एंड है हमारे पास, डेट इज 30 जून। वो 30 जून को क्या होने चाहिए, वो 30 जून को लिस्टेड होने चाहिए। अगर वो 30 जून को लिस्टेड नहीं है, अगर वो 30 जून को लिस्टेड नहीं है, तो ये क्या होगी आपकी, ये आपकी प्राइवेट कंपनी कंसीडर होगी। ये भी क्या है, प्राइवेट कंपनी। फिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ केपीके होल्ड्स 50% ऑफ द शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड, अ पब्लिक कंपनी अंडर कंपनी ऑर्डिनेंस, बट दैट इज नॉट लिस्टेड। ठीक है, हम अभी पढ़ के आए हैं कि कोई भी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स किसी भी सूबाई हुकूमत के पास हो, तो केपीके के पास है तो सही, ये क्या बनेगी हमारी पब्लिक कंपनी। फिर है जी BRR इज अ पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, 41% ऑफ शेयर आर हेल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, लिख लेते हैं। BRR जो है हमारी, इसके 41% शेयर्स जो हैं वो किसके पास हैं, फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं। 50% शेयर्स जो हैं वो किसके पास है, फॉरेन गवर्नमेंट के पास, सऊदी अरेबिया के पास है। और 9% इंडिविजुअल के पास है। तो ये तो फुलफिल हो रहा है, इसमें से किसी के पास भी हो तो ये तो फुलफिल हो रहा है, ये भी हमारी क्या होगी, पब्लिक कंपनी कंसिडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर? जिसको देख लें दफा, फिर आगे चलते हैं। लास्ट पब्लिक है। अब एक ये सवाल है, कहता है जी ब्रीफली स्टेट विद रीजंस वेदर एंडरसन इनकॉर्पोरेशन, सवाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज एग्जामिनर क्या क्या के थक गया कि भाई मुझे बताओ, जो पूछता हूँ वो मुझे बताया करो। हम एग्जामिनर को क्या बताते हैं, जो हमें आता है, रिक्वायरमेंट पढ़े उसके बाद उसके मुताबिक आंसर दें। तो चलिए ब्रीफली स्टेट, जवाब दें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके विद रीजंस, रीजंस के साथ, वेदर एंडरसन इनकॉर्पोरेशन विल बी असेस्ड एज अ कंपनी। सवाल है क्या हम एंडरसन इनकॉर्पोरेशन को कंपनी के तौर के ऊपर तस्लीम करेंगे फॉर पाकिस्तान टैक्स पर्पस, पाकिस्तान में टैक्स पर्पस के लिए, फॉर रेलिवेंट टैक्स ईयर। देखते हैं जी, कहते हैं जी एंडरसन इनकॉर्पोरेशन अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ यूनाइटेड किंगडम relating to the incorporation of companies has been operating in Pakistan for over 50 years. The control and management of Pakistan branch for the year ended 31 December was situated wholly outside Pakistan. अब ये कहानी जब बच्चा पढ़ता है ना, अपनी तरफ से तबले तलाश करता है। अगर आप इस कहानी का जवाब देखना चाहें तो आप ये पढ़ के आए थे, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट में उसने, सॉरी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो हमने आखिरी पॉइंट पढ़ा था, ये वाला पॉइंट क्लियरली कहता है कि कोई भी बॉडी जो पाकिस्तान से बाहर एज अ कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हुई है, वो पाकिस्तान में भी क्या होगी, कंपनी के तौर के ऊपर ही ट्रीट होगी। सर अगर आप इस पॉइंट को इससे रिलेट करें तो ये जो एंडरसन इनकॉर्पोरेशन है ये यूके में एज अ कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड ही हुई है ना, तो क्या होगी ये चूंकि यूके में एज अ कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है, तो पाकिस्तान में भी क्या कंसिडर होगी, ये कंपनी के तौर के ऊपर ही कंसिडर होगी। इसका उसने जवाब पब्लिक या प्राइवेट जो है नहीं होगा। इसका सवाल है कंपनी है कि नहीं है। इज दैट क्लियर?
इसके साथ आज का हमारा जो है वाइंड अप होता है। अगर कल क्लास हुई तो फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा रह गया रिमेनिंग हाफ एरिया, कोई 40 मिनट का है। उसके बाद चैप्टर हमारा ये वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।